ओके देखो, तो हम बताते हैं, चलो सुनो मेरी बात। एक्चुअल में हुआ क्या कि स्टार्टिंग में जब भी मतलब आज के टाइम पे अपने पास 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स हैं। जब हम लोग के पास एलिमेंट्स नहीं थे, कोई पीरियोडिक टेबल नहीं थी, हम लोग को पता नहीं था इनफैक्ट कि अगर हमारे पास एलिमेंट हो भी जाए तो हम उन्हें अरेंज कैसे करेंगे। देखो हर एटम, मान लो हमारे पास 5 एलिमेंट आ गए, तो 5 एलिमेंट को हम लोग डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से कैसे स्टडी करते। आप लोग देखो एक ग्रुप में क्यों पढ़ रहे हो, है ना, एक क्लास में आप इसलिए हो क्योंकि आपका क्लास सेम है ना, आप ग्रुप में स्टडी इसीलिए तो कर रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि 12th का बच्चा 10th वाले बच्चे के साथ बैठ के पढ़ ले, या 12th का बच्चा 9th वाले बच्चे के साथ बैठ के पढ़ ले। 12th वाला बच्चा 12th के बच्चे के साथ ही बैठ के पढ़ेगा, क्योंकि आप लोग सेम क्लास में हो, तो आपको एक ग्रुप में स्टडी कराई जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही जब स्टार्टिंग हुई मेटल्स को डिस्कवर करने की, तो बहुत सारे मेटल्स की डिस्कवरी हुई, बहुत सारे नॉन मेटल्स की भी डिस्कवरी हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में कैसे पता करा होगा, देखो अगर आप कभी क्या करो, जैसे मान लो कोई दो स्टील के बर्तन है, उन्हें आपस में ऐसे टक करो, है ना, मारो, तो कैसी आवाज आएगी, टन सी आवाज आएगी, टन 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 ऐसी आवाज आएगी, जैसे नहीं स्कूल में घंटी बजती है, टन 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 ऐसे वाली। और अगर आप क्या करो, लकड़ी के दो टुकड़ों को आपस में ऐसे मारो, तो कैसी आएगी, टक टक आवाज आएगी, है ना। तो इसी तरीके से कुछ स्टार्टिंग में हमारे एलिमेंट्स को डिस्कवर करने की, जो भी हमारे साइंटिस्ट थे, जो भी हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्टार्टिंग करी एलिमेंट्स को डिस्कवर करने की, तो वो यहीं से हुई। सबसे पहले क्या हुआ कि मेटल्स को बजा के देखा गया, कुछ मेटल्स को पीटा तो उनसे टन टन आवाज आई, कुछ मेटल्स को पीट के देखा तो उन्हें टक टक आवाज आई। तो कुछ कुछ तो आधा क्लासिफिकेशन तो ऐसे ही कर दिया गया, आधा क्लासिफिकेशन बोल दिया गया कि जो टन टन कर रहे हैं वो मेटल्स हो गए, जो टन टन नहीं कर रहे हैं वो टक टक कर रहे हैं वो नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है। बट फिर ऐसे आगे फर्दर स्टडी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फाइनली जाके आज हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पता चला। और आज हम लोग मॉडर्न साइंस में, फिर हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री में आ गए। क्वांटम केमिस्ट्री का मतलब समझते हो, मतलब आपने सिलिका सिलिका आपको सबको पता है, सबने आलू खाए, अच्छा भुने वाले आलू खाए सबने, ये बताओ, सबने भुने वाले आलू स्कूल के बाहर खाए हैं या जहां भी खाए कि नहीं यस खाए, सर। बताओ। यस सर। सर। तो यस तुम सर। लोगों ने देखा होगा कि आलू कहाँ भूनते हैं, वो जो एक कढ़ाई होती है, कढ़ाई के अंदर रेत होती है, ठीक है, और रेत में हम लोग क्या करते हैं, वो लोग आलू गड़ा देते हैं, उसी से निकाल निकाल के फिर छील के चटनी के साथ लगा के देते हैं, खाए सबने। यस यस सर। तो तुम एक बात सर। समझो, जो सिलिका होती है, जो सिलिका वो कंडक्टर तो अच्छी है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर अच्छी नहीं होती है। वो कंडक्टर किसकी अच्छी है, वो हीट की अच्छी कंडक्टर है कि नहीं, बताओ। मान लो हम लोग रेगिस्तान में गए और तार जो है, बिजली के तार है, उन्हें छोड़ दे, तो क्या रेगिस्तान में करंट दौड़ जाएगा, क्या बालू में करंट दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा। तो इसका मतलब हम लोगों को ये पहले तक, जब हमारे पास मॉडल साइंस नहीं थी, हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री नहीं थी, हमें क्या पता था, हमें ये पता था कि जो सिलिका होती है, रेत होती है, वो कंडक्टर तो अच्छी है, लेकिन वो किसकी कंडक्टर है, वो हीट की अच्छी कंडक्टर है। ऐसे ही फिर स्टडी जब आगे बढ़ती गई, हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री में आ गए, क्वांटम वर्ल्ड में आ गए, है ना। जब हम लोगों ने मूवीज देख ली, हम लोगों ने जो एवेंजर्स देख ली, हम लोग पता चल गया कि टाइम ट्रेवल भी करा जा सकता है ना। तब हम लोग को जाके पता चला, तब हम लोग को जाके पता चला कि हाँ भाई, कि जो सिलिका होती है, अगर उसे क्वांटम लेवल पे ले जाके स्टडी करी जाए, आपको पता है सिलिका इन जनरल कंडक्टर होती है हीट की, लेकिन अगर उसे क्वांटम लेवल पे जाके स्टडी करें तो आपको पता है जो सिलिका है वो एक बेस्ट कंडक्टर की तरह काम करती है, ठीक है। तो यानी कि क्वांटम वर्ल्ड में जाने पर पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो ये तो होगी मॉडर्न की बात, है ना। लेकिन हम लोग तो आज हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखो वैसे तो आप केमिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे हो, लेकिन आप केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ोगे आज, कि कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से आए। हालांकि ये सब पढ़ने का मतलब नहीं है, लेकिन अब आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो क्या कर सकते हैं ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो पहली बात तो मुझे आप ये बताओ, आप नोट्स बनाते हो अभी क्लास में, या बाद में नोट्स नोट करते हो, क्या करते हो, जल्दी बताओ मुझे। यस सर। साथ में नोट करते हो, यस सर। यस सर। ठीक है। तो आप लोग अपनी रफ कॉपी और पेन लेके बैठो, ठीक है। जितना हम आपसे कहते हैं उतना हम नोट करते ना, कोई भी हमने फालतू की चीज नहीं लिखी है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नोट करना पड़े, ठीक है। और जहां पे कोई टेबल आएगी, जहां पे कोई ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना। अदरवाइज आपके लेक्चर खत्म हो जाने के बाद मैं आपके ये जो नोट्स हैं आपके ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप बस एक रफ कॉपी और पेन लेके बैठो, जितनी बात हम बताते जाओ उतना नोट करते जाओ, ठीक है। और जो फेयर नोट्स बना रहा है, हाँ तो वो आप अपना देख लो भाई कैसे बनाना है। अगर आपको अभी नोट करना है तो आप बता देना कि हाँ सर रुक जाइए मैं नोट कर रहा हूँ, तो हम आपको नोट करने देंगे। चलो तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये आपने 10th में पढ़ लिया है ना, आपके सामने रिपीट करने कोई मतलब नहीं, बट फिर भी देख लो। हम लोग को पता है मेटल्स, मेटल्स क्या होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। हमें ये बात बहुत बचपन से पता है, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, फिर उसके बाद 11th में पढ़ा, फिर 12th में पढ़ रहे हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। बताओ विच कौन सा मेटल सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, कॉपर। कॉपर। और बताओ कोई, कोई और बताओ। सर स्टील। गोल्ड। स्टील, गोल्ड, स्टील गोल्ड। देखो जिसने भी स्टील बोला वो भी गलत है, जिसने गोल्ड बोला वो भी गलत है। बेटा आपको पता है गोल्ड सॉफ्ट होता है, कितने लोगों को पता है। गोल्ड जो होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि अगर आप उसे प्योर गोल्ड को, ठीक है, प्योर गोल्ड को अगर आप हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे करो तो आप हाथ से उसे ऐसे कर सकते हो, मतलब जैसे आटा होता है आटे की तरह गोल्ड होता है, ठीक है। गोल्ड को टफ बनाया यस सर। जाता है,
उसमें इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं, कॉपर की, टंगस्टन की, ये सब चीजें मिला के जो हम लोग नेकलेस वगैरह, हम लोग लड़कियां मतलब या मम्मी लोग जो पहनती है नेकलेस वगैरह, तो वो जो नेकलेस वगैरह पहनते हैं वो इतना टफ कब बन पाता है? तब जब उसमें हम लोग और मेटल्स मिलाते हैं। जो प्योर गोल्ड होता है बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो गोल्ड इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है। और किसी ने स्टील बोला, स्टील भी बेटा सही आंसर नहीं है। एक बच्चे ने क्या बोला, कॉपर। हाँ, कॉपर जो है वो जो है कंडक्टर अच्छा है, बट सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा, सबसे बेस्ट मेटल कौन सा है? ठीक है, सर बताओ। आयरन। आयरन नहीं, आयरन नहीं, सिल्वर। सिल्वर इज द राइट आंसर, ठीक है। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल हैं उन सब में जो सिल्वर है वो सबसे बढ़िया कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। आप लोग अभी फिजिक्स पढ़ के आ रहे हो, आपको ये नहीं पता? चलो खैर कोई बात नहीं, आपको पता है? पता था? फिर क्या हुआ? सर बताया। अच्छा, आप ही ने बताया। हेलो भैया, हाय, हेलो वेदांत। चलो इधर देख लो, वेदांत आ जाओ। चलो देखो मेरी बात सुनो। आपको पता है कि आज से पहले मतलब अभी से पहले नहीं, हम लोग के जो बाबा, बाबा भी हटा दो, बाबा से भी पहले के जो टाइम पे थे, जब वायरिंग जब इलेक्ट्रिसिटी नई नई आई थी, ठीक है, तो उस टाइम पे पता आपको सिल्वर की वायरिंग होती थी। जो खंबे पे तार लगे होते सिल्वर के होते थे। लेकिन आप जैसे और हम जैसे लोग, तो हम लोग क्या करते थे, वो जब लाइट कटवा के, वो जो लाइट वाला होता था पावर हाउस, उससे बात कर लेते थे, और उससे लाइट कटवा के वो तार ही नोच ले जाते थे, क्योंकि सिल्वर महंगा होता था, तो हम लोग वो तार ही हटा लेते थे, ठीक है। बट आज भी आपको पता है जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें जो मेन वायरिंग होती है आज भी सिल्वर की ही होती है, ठीक है। और अपने घरों में जो वायरिंग होती है वो कॉपर की होती है, ठीक है। तो खैर ये तो छोटी छोटी बातें हो गई। चलो, तो हमें पता है कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बात हमें पता है। नॉन मेटल के बारे में कहेंगे तो नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमें पता है। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सप्लेन करो कोई भी एक बच्चा। वेदांत तुम्हें एक्सप्लेन कर दो बेटा, तुम्हारा नाम आ रहा है बार बार, बता दो। सर मैं बताऊं? बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? सर नीरज। नीरज, बताओ। सर मेटल और डक्टाइल होते हैं जिनके सर, जिनको खींचने या सर पीटने से सर उनका आकार से चेंज हो जाता है सर। है ना, लेकिन हम लोग ढीठ हैं, हम लोगों के घर पे मार पड़ती है, हमारा आकार तब भी नहीं चेंज होता। देखो मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, मतलब अगर आप इन्हें हथौड़े से पीटोगे तो ये टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर आप खींच के ना वायर बना सकते हो, ये टूटेंगे नहीं, ठीक है। बट अगर आप नॉन मेटल की बात करो तो मेलेबल और डक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेटल की थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल आर सोनरस इन नेचर। सोनरस का मतलब साउंड, अलग अलग तरीके का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये बेकार की चीजें आपको नहीं पढ़नी ना याद करनी है, ठीक है। जहां से आपके क्वेश्चन आने हैं वो हम आपको सीधे सीधे अभी बताते हैं, चलो ठीक। अब देखो, किसी को नोट करना हो तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से हम आगे बढ़े। सर नोट कर लिए। बहुत अच्छी बात है बेटा, आगे देखो। अब एक चीज समझो, देखो जब साइंटिस्ट लोगों ने स्टार्टिंग में मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई करा, तो आपको पता है मेटल और नॉन मेटल तो बहुत पहले क्लासिफाई कर दिए गए थे, इसी बेस पे, कुछ तो इसी बेस पे कर दिए गए कि जो टन 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 जो आवाज करेंगे वो मेटल, और जो टक 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 आवाज करेंगे वो नॉन मेटल। लेकिन आपको पता है कि मेटलॉइड तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे, यानी कि जब स्टार्टिंग की बात हुई थी तो मेटल और नॉन मेटल को ही क्लासिफाई करा गया था, मेटलॉइड थे ही नहीं, ठीक है। मेटलॉइड वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, उस टाइम पे मेटलॉइड जो है डिस्कवर नहीं करे गए थे, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लियर। अब आगे आ जाओ, अब आते हैं हम लोग अपने मेन चैप्टर से। हालांकि यहाँ से आपका देखो, आपको सही बताएं तो एक एक क्वेश्चन पूछ देते कहीं से भी, ठीक है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि यार ये बोरिंग है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी आपको दिखाएंगे, चलो। मेलिएबल को थिन शीट और डक्टाइल मतलब कन्वर्ट इनटू वायर, बिल्कुल सही। चलो देखो, डॉबर्नियर का ट्राइड क्या था? कितने लोगों ने पढ़ रखा है? हमें लगता है सभी लोगों ने पढ़ रखा है, बट फिर भी एक बार बता दो, डॉबर्नियर का ट्राइड क्या था? आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? यस सर। बेटा बताओ, डॉबर्नियर का ट्राइड क्या था? क्या बताया? डॉबर्नियर जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए कुछ किया, ठीक है। उससे पहले एलिमेंट के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं किया था। तो डॉबर्नियर जो थे वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब जो मेटल्स थे, एलिमेंट्स थे, उन्हें उठाया, उन्हें ग्रुप में लिया, ग्रुप में, ठीक है। ऐसे भी डायरेक्ट उठा के कुछ भी बोल दिया उन्होंने। डॉबर्नियर जो थे पहले, कहीं से भी अगर आप स्टार्ट करो तो कहीं से तो शुरुआत होगी ही ना, ऐसे तो ना एकदम से कहीं महल बन जाएगा। जब ताजमहल बनाया गया होगा तब पहले कोई कॉन्सेप्ट रखा गया होगा कि पहले चलो ये बना के देख लो, या फिर ऐसा कुछ करके देखो। उन लोगों को आता होगा ना, घर बनाना तो आता ही होगा, डायरेक्ट थोड़ा ताजमहल बनाया होगा। तो इसका मतलब जब हम लोगों की पीरियोडिक टेबल बनी होगी तो कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा। तो डॉबर्नियर वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए बात कही और सोचा और अपना कॉन्सेप्ट दिया। और इनका कॉन्सेप्ट था क्या? इन्होंने 3 ट्रायड बनाई, ठीक है, ध्यान रखना, 3 ट्रायड बनाई इन्होंने। एक इसकी एल्कली मेटल्स की, एल्कली में कौन कौन से थे? लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था। दूसरा इन्होंने बताया, दूसरी बनाई इन्होंने एल्कलाइन अर्थ मेटल की, यानी कि कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की और बेरियम की। कितने लोगों को पता है कि एल्कली मेटल क्या होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं? कितने लोगों को ये बात पता है? यस सर। बताओ यस बेटा, सर। बताओ बेटा, बताओ।
एल्कली मेटल क्या होता है? जो फ्री नेचर सेकंड ग्रुप एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं बता दो। नहीं, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड क्या होते हैं ये तो बात क्लियर है, हम ये नहीं पूछ रहे, हम वो तो होते क्या है, मतलब क्या होता है उनका। देखो सीधी सी बात है। पाए जाते हैं। क्या करो बेटा, फिर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आई। सर नेचर में फ्री पाए जाते हैं। नेचर में फ्री पाए जाते हैं, हाँ कह सकते हैं, बट एक्चुअल मीनिंग जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल का है वो ये है। कोई मैसेज कर रहा है, देख लें कौन कर रहा है, कोई बताना चाह रहा है। मिडिल एलिमेंट ऑफ मास डक्टाइल, अच्छा ठीक है। हाँ देखो, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल एक्चुअल में क्या होते हैं कि ऐसे मेटल्स जिनके ऑक्साइड्स और जिनके हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर हो। देखो दो आपने चीजें पढ़ी, एक पढ़ा आपने एसिड, एक पढ़ा बेस, और एसिड और बेस के बीच की जो चीज होती है वो होती है एम्फोटेरिक, ठीक है। तो जितने भी एल्कली मेटल होते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। दूसरी बात, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है उन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोला जाता है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब ये अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब अगर अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते होंगे तो आप सोच के देखो इनका टेम्परेचर क्या होगा, मतलब कैसा टेम्परेचर होगा इन्हें, आप लो टेम्परेचर पे मेल्ट कर दोगे? नो सर। अर्थ में आपको पता है, अर्थ में अर्थ का जो कोर होता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर सन के टेम्परेचर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। ये बात आपको मालूम है कि नहीं पता है? यस सर। और जैसे जैसे हम कोर से ऊपर आते जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है और दो सरफेस पे आके नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर। कहने का मतलब क्रस्ट का मतलब समझ रहे हो, कोर के ऊपर वाला जो लेयर होता है वहां पे ये मेटल पाए जाते हैं। तो वहां पे पाए जाने का मतलब इन मेटल का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अगर आप इन्हें मतलब आप कहते हो कि हम इन्हें मेल्ट करेंगे, तो आपको पता है जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं इनका जो टेम्परेचर है वो 3600 के आसपास होता है, 3600 केल्विन के आसपास। जबकि जो आपका आयरन है, आयरन तो 1400-1500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है। तो यानी कि आयरन से भी ज्यादा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की, ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब आगे चलो, देखो हम लोग फिलहाल तो अभी ये बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि डॉबरनियर क्या उन्होंने करा क्या। तो डॉबरनियर ने क्या करा, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की शुरुआत की। इन्होंने क्या करा, 3 ट्राइड दिए, और 3 ट्राइड कौन कौन से थे, एक था लिथियम सोडियम पोटेशियम एल्कली मेटल का, दूसरा था कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का, और तीसरा ट्राइड जो इन्होंने दिया वो दिया कैल्शियम ब्रोमीन और आयोडीन, सॉरी क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का, यानी कि ये इनकी थर्ड ट्राइड थी। और इनकी ट्राइड थी क्या, इन्होंने ये बोला कि अगर हम एलिमेंट को, ठीक है, ग्रुप में ले, और ग्रुप में भी सारे एलिमेंट नहीं लिए थे, आप देखो इन्होंने सिर्फ 3 ग्रुप की ट्राइड बनाई थी, वो भी 3 ही बनाई थी, ठीक है, सारे एलिमेंट नहीं लिए थे। इन्होंने लिथियम सोडियम पोटेशियम को ग्रुप में रखा और बोला कि अगर हम लिथियम के मास और पोटेशियम के मास का एवरेज निकालें। एवरेज कैसे निकालोगे, आप लिथियम के मास को लो और पोटेशियम के मास को लो और उसे 2 से डिवाइड कर दो। तो इन्होंने कहा जो भी मास आएगा वो सेकंड वाले का एटॉमिक मास होगा, ठीक है। ये इन्होंने अपनी बात में बोला। इन्होंने पूरी पेरियोडिक टेबल नहीं दी थी, इन्होंने सिर्फ 3 ट्राइड दिए थे, ठीक है। इन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा होगा, ऐसा करके देखा तो ऐसा ही निकला। हमने क्या करा, लिथियम को लिया 7, पोटेशियम को लिया 39, और इसका हमने एवरेज जब निकाला, मतलब इन्हें ऐड करके हमने जब 2 से डिवाइड किया तो एक्चुअल में 23 आया, और 23 जो था वो सोडियम का ही मास था। तो हमने कहा अरे हम लोग खुश हो गए, अरे लोग बहुत अच्छी बात बता दी इन्होंने, ऐसे तो हम पूरा क्लासिफिकेशन कर देंगे। फिर क्या हुआ, जैसे ही हम लोग सेकंड ट्राइड में आए, सेकंड ट्राइड में जैसे ही आए, हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने कैल्शियम का मास लिया, हम लोगों ने बैरियम का मास लिया, इन्हें ऐड करा, और इन्हें ऐड करने के बाद हमने क्या करा, 2 से डिवाइड करा, तो आंसर जो है वो 86 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है, 86 पॉइंट समथिंग आया, ठीक। तो अब देखो आया 86 पॉइंट समथिंग, जबकि स्ट्रोंशियम का था कितना, 87.6 एक्चुअल जो मास था, ठीक है। आगे आ जाओ, फिर इन्होंने क्या करा, क्लोरीन लिया, इन्होंने आयोडीन लिया, क्लोरीन का मास उठाया 35.5 और आयोडीन का मास उठाया 127, इन दोनों को ऐड करा और उसे 2 से डिवाइड, मतलब इन दोनों का एवरेज निकाला। एवरेज निकाल के आया कितना, 81.25। क्या आप लोगों को लिखा हुआ क्लियर दिख रहा है, ये बता दो मुझे पहले, यहाँ पे जो लिखा है वो क्लियर दिख रहा है? यस यस सर। सर। ठीक 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 ठीक। तो मेरी बात बिल्कुल, जैसे अभी देखो एक बात बताएं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप एक्चुअल में केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, तो मेरी बात चुपचाप से ऐसे बैठ के चुपचाप सुनते जाओ, थोड़ी देर सुनते जाओ, क्योंकि अभी आगे इसी पीडीएफ में आपको क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो एकदम से 0 लेवल से एकदम से हम लोग हाई लेवल पहुंच जाएंगे, तो आप थोड़ी देर बाद पेशेंस रखो, क्योंकि ये चैप्टर ना स्टार्टिंग का बोरिंग है। जब तक आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर नहीं पहुंच जाते तब तो आपको लगेगा नहीं आप केमिस्ट्री पढ़ो, आपको लगेगा आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो थोड़ी देर बस मेरी बात सुनते रहो, आज ही कंप्लीट कर देंगे इसे। तो देखो फिर उन्होंने करा गया कि क्लोरीन को और आयोडीन को जैसे ही उठाया तो क्लोरीन का 35.5 और आयोडीन का 127, इसे हम लोगों ने जब इसका एवरेज निकाला तो आंसर अपना आया कितना, 81.25, आंसर आया 81.25। जबकि ब्रोमीन का एक्चुअल जो मास था वो था 80। तो देखो हुआ क्या, आना चाहिए था 81.25, आया कितना 80। जब इनसे पूछा गया कि ये तो मास मैच ही नहीं खा रहा है, तो इन्होंने क्या बोला,
कि नहीं अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, ठीक है, इनका एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो हम लोग भी भाई सीधे, तो उस टाइम पे इतनी सारी चीजें थी, हमने चलो ठीक है मान ले रहे भाई, इतना बड़ा साइंटिस्ट इतनी बात ऐसे थोड़ा ना बोल रहा है, कह रहा तो कही रहा है, मानना ही पड़ेगा तुम्हें। अभी हम तुमसे कुछ कह दें कि ऐसा होता है, हम तुमसे कहते हैं सन जो है अर्थ नहीं सन के चारों तरफ घूम रही है, सन घूम रहा है, तुम्हें मानना पड़ेगा ना। अगर तुम्हें नहीं पता है, अगर तुम्हें पता तो तुम हमसे कह दोगे नहीं सर ऐसा नहीं होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मान ही लोगे। तो फिर हम लोगों ने क्या करा, मान लिया हम लोगों ने, चलो ठीक है। तो इस तरीके से तीन ट्रायड दी फुल, तो टोटल इन्होंने 3 ट्रायड दी। अब मेरी बात सुनो, जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से आता है, तुम्हें क्या करेगा, क्लोरीन की जगह पता क्या करेगा, फ्लोरीन कर देगा, क्या बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। एक तुमसे क्या कर देगा, ये वाली उठा लेगा ट्रायड पूरी, एक वैल्यू उठा लेगा, तीसरी वैल्यू उठा देगा, पूछेगा बताओ इनमें से कौन सी गलत है, तो तुम्हें देख लेना ये वाली गलत है, इन्होंने नहीं दी थी, ध्यान रखना, सिर्फ 3 ट्रायड दी थी और 3 में भी यही वाले मेटल होने चाहिए, मतलब यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होना चाहिए, यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम होना चाहिए, और यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 ट्रायड दी इन्होंने, इसी को हम लोग बोलते हैं डॉबरनियर का ट्रायड रूल। जो थ्योरी लिखी वो एक बच्चा कोई पढ़ के सुनाया मैं जल्दी से, सब शांत हो गए। चलो अभी हम नाम लेते हैं फिर बताते हैं। हाँ भाई देखो कौन पढ़ेगा, अभी मन नहीं हो बेटा, पढ़ दे, ये क्या लिखा पढ़ दे पूरा। सर मैं पढ़ता हूँ। पढ़ दो बेटा। Sir, the arrange similar elements in a group of the elements called trade, and the atomic mass of the middle element of the trade is approximately the arithmetic means of the others two. ठीक है बेटा, एक मिनट बस मुझे देना, मैं जरा लैपटॉप चार्जिंग लगा दूं, ठीक है, बस मुझे 1 मिनट दो। Yes, sir. चलो ठीक है। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है he arranged similar elements in a group of 3 elements called triad, and the atomic mass of the middle element of triad is approximately the arithmetic mass of the other two, है ना। ये देखो ये वर्ड देखो, ये इन्होंने क्या लिखा, approximately, मतलब इन्होंने triad तो दी बट वो 100% सही नहीं थी, मतलब इनका मतलब कहने का था 100% नहीं है। क्या कह रहा भैया आप यूपी से हो वेदांत, हाँ भैया यूपी से हैं, पुड़िया खाक दिखाएं क्या तुम्हें यूपी सही है, ठीक है। चलो देखो आप लोग कहां से हो बता दो यार, वेदांत तुम कहां से हो भाई, वेदांत बोल ही नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, शिमला से हो, अरे बहुत अच्छी बात है। चलो देखो फिलहाल तो अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है, बाद में हम लोग इंट्रोडक्शन एक दूसरे ले लेंगे। देखो डॉबरनियर ने क्या करा, 3 ट्रायड दिए, ठीक है, 3 ट्रायड आप याद रखना, हम अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे, क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन में आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, कहीं पे क्या करेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की जगह पे क्या करेगा, Na दे देगा, मतलब सोडियम दे देगा, पोटेशियम दे देगा, रुबिडियम दे देगा, है ना, एलाई हटा देगा। तो आपको ध्यान रखना, याद रखना, यही 3 ट्रायड हैं। इसके अलावा आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा ट्रायड नहीं था उनका, या कौन सा ट्रायड था, तो आपको ये याद रखना है बिल्कुल, मतलब आपका ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे जिसे जिसे भी नोट करना नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारो, हम नोट अभी इसके जो आपके नोट्स हैं वो कर देंगे, ठीक है। यस सर। सर नोट कर रहे हैं सर। अच्छा कर रहे हो तो ठीक है, कर रहे हो तो ठीक। चलो जल्दी से नोट कर लो, मास जरूर याद कर लेना, ठीक है। देखो 3 ट्रायड है, आपको याद ही करनी पड़ेंगी, मास मत करना, मास याद करना जरूरी नहीं है, बस आप ट्रायड याद करना कौन सी है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मान यहाँ से क्लोरीन डाल दिया, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे दिया, यहाँ से लिथियम हटा दिया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम दे दिया, ठीक है, हो गया सबका। चलो सर नोट कर लिया। कर लिया, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, चलो ठीक। तो डॉबरनियर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट की मतलब डिस्कवरी में सबसे पहला योगदान दिया, उन्होंने सबसे पहले बताया कि हाँ भाई कैसे हम लोगों को क्या करना है। चलो देखो अब आते हैं न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल पे। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, आपको पता है कि न्यूलैंड जो थे वो साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक म्यूजिशियन भी थे, पता है सबको, ये बात पता है, सबको मालूम है ये बात। नो सर। नो सर। नो सर। चलो तो आज पता चलेगी फिर, अगर नहीं पता है तो। Yes, sir. जो न्यूलैंड थे वो साइंटिस्ट तो थे ही, साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो एक म्यूजिशियन भी थे, उन्हें म्यूजिक में बड़ा मजा आता था। तो अगर आपने म्यूजिक, अगर आप लोगों को थोड़ी भी म्यूजिक के पता हो, वैसे तो हमें भी नहीं पता लेकिन इतना पता है, हम लोग स्टार्टिंग में छोटे पे नहीं आता था सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपके पास कीज होती हैं म्यूजिक की, उसमें होता क्या, पहला क्या आता है सा, फिर आता है सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब नी के बाद क्या आता है, फिर सा आता है, मतलब हर 7 की के बाद जो 8th की होती फिर से वो कौन सी आती, सा आती है। देखो सा रे गा मा पा धा नी फिर सा,
है ना, नी के बाद क्या आता है, फिर से सा आता है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना वही म्यूजिशियन वाला दिमाग केमिस्ट्री में लगाया। इन्होंने कहा क्या करते हैं यार, देखो कुछ ना तो भाई कुछ तो करेगा ये बंदा, जब साइंटिस्ट है तो कुछ तो करेंगे, और साइंटिस्ट ऐसे ही होते हैं ना, पागल टाइप के, उन्हें मतलब नहीं होता दिन दुनिया से। तो इन्होंने करा क्या, इन्होंने अपना माइंड को यूज करा, अपने इन्होंने म्यूजिक वाला माइंड जो था वो लगाया केमिस्ट्री में। इन्होंने कहा कि देखो डॉबर्नियर शुरुआत कर चुके थे, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा अगर हम लोग एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख के देखें, ठीक है, इन्होंने क्या करा कि अगर एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख के देखें, तो इन्होंने पाया क्या, देखो लिथियम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और एक आ गया आठवां। तो इन्होंने क्या देखा कि लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज थी, कैसी प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो लिथियम और सोडियम की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी, ठीक है। तो ये इन्हें तो मतलब वो एकदम मजा आ गया कि देखो यार, अभी तो हम म्यूजिक वहां बैठे गिटार बजा रहे थे और एकदम से देखो हमने केमिस्ट्री की खोज कर दी। कहने का मतलब इन्होंने म्यूजिक का यूज करके इन्होंने क्या करा, केमिस्ट्री की भी बातें बोल दी। जैसे म्यूजिक में क्या होता है कि वही सारे गामा पाधा नी के बाद फिर से क्या आता, सा आता है, मतलब सा और सा तो पहले ही हो गया, मतलब एक जैसा हो गया। ऐसे ही इन्होंने क्या करा कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, तो होगा क्या कि पहले और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ये बात इन्होंने बता दी। लेकिन आप ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो न्यूलैंड की ऑक्टेव रूल था वो कितने एलिमेंट्स के लिए था, बताओ कहां तक के एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, बता सकता है कोई, लिखा हुआ है नीचे, वैसे दिख ही गया होगा आपको, देखो लिखा हुआ है, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर फर्स्ट 20 एलिमेंट, यानी कि स्टार्टिंग के जो 20 एलिमेंट हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के जो 20 मतलब कैल्शियम तक, स्कैंडियम पे आप जैसे पहुंच जाओगे, स्कैंडियम के आगे देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो पेरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग के जो 20 एलिमेंट्स हैं, ये बात सिर्फ उन्हीं 20 एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल होती थी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। Yes, sir. इतनी बात क्लियर है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि जो आपका जैसे जैसे जो म्यूजिक में जो कीज होती हैं, जैसे म्यूजिक में हर पहली और आठवीं की जो होती है, पहली और एट्थ की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, सेम होती हैं। वैसे ही इन्होंने बोला कि जो लिथियम होगा, अगर हम लिथियम और उसके आगे के जितने मेटल हैं उन्हें अगर एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, तो पहले और आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है। ऐसे हम लोग देखो बेरिलियम पे आ जाओ, अगर बेरिलियम ये वाला है, ये बेरिलियम यहाँ पे आओ, तो गिनो इसे, ये पहला, देखो पहला तो यही हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इसका मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या हो गए, एक ही ग्रुप के हो गए, ठीक है। फिर बोरॉन एल्यूमिनियम कैसे हो गए, एक ही ग्रुप के हो गए। इसे काउंट कर लो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, यानी कि कार्बन और सिलिकॉन क्या हो गए, एक ही ग्रुप के हो गए, ठीक है। एक ही ग्रुप का मतलब इनकी केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो कैसी थी, सेम थी। अब देखो वही वाली बात, हम लोग तो जरा सी बात पे खुश जाते हैं ना, हम लोगों का अरे ये तो बहुत अच्छी बात बता दी। लेकिन आप एक ध्यान रखो एक चीज, इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, अगर आपसे पूछे कि न्यूलैंड्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, तो दो ड्रॉबैक आपको याद रखने और बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रखने, याद ही रखने। पहला ड्रॉबैक कि एक तो इन्होंने जो ये लॉ बताया, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल था स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स पे, यानी कि पेरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है सिर्फ उन पे एप्लीकेबल था, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने जब ये रूल दिया था, तो तुम्हारी जो इनर्ट गैसेस है ना, नोबल गैसेस, उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। जब इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था तो नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। नहीं तो आप सोच के देखो, फ्लोरीन के बाद तो नियॉन आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ। अगर एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे तो फ्लोरीन के बाद क्या आना चाहिए, नियॉन। Yes, sir. Yes, sir. देखो अगर अभी आप पेरियोडिक टेबल अभी आपको पता है, देखो हेलोजन फैमिली पता, देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, आप हम बताते हैं, यहाँ से देखो, अगर इतना आपको ध्यान हो तो देखो, पी ब्लॉक में चले जाओ, पी ब्लॉक में ये कौन सा होता है, ग्रुप नंबर 13, ये कौन सा होता है 14, ये 15, 16, 17 और ये कौन सा होता है 18। तो इसका मतलब फ्लोरीन के बाद तो नियॉन आना चाहिए। अगर फ्लोरीन के बाद नियॉन आना चाहिए तो सोच के देखो, पहला एलिमेंट ये हुआ ना लिथियम, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और एक आठवां, तो इसका मतलब लिथियम और ये तुम्हारा नियॉन, इनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी ना। बट एक्चुअल में क्या ऐसा है, लिथियम तो एल्कली मेटल है और नियॉन क्या, नियॉन तुम्हारी नोबल गैस है, तो इनमें कोई भी सिमिलरिटी है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये तो रूल इनका गलत हो गया। इन्होंने बोला कि पहला और आठवां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी। बट अगर नोबल गैसेस उस टाइम पे इन्होंने डिस्कवरी नहीं हुई थी, मतलब नोबल गैसेस तो थी बट उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो कहने का मतलब ये है, इनका रूल तो गलत हो गया ना, क्योंकि फ्लोरीन के बाद जो आठवां एलिमेंट आएगा वो नियॉन आएगा, नियॉन, ठीक है, ना कि तुम्हारा सोडियम आएगा, ठीक है। तो आठवां एलिमेंट लिथियम के बाद कौन सा हो गया, नियॉन, और नियॉन में और लिथियम में कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है, ठीक है, बात समझे। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ। Yes, sir. क्योंकि Yes, लिथियम क्या sir. एल्कली मेटल है, लिथियम तुम्हारा एल्कली मेटल हो गया, और जो तुम्हारी नियॉन है वो तुम्हारी नोबल गैस हो गई। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, जिससे पूछेंगे बताना, बताओ नोबल गैसेस में और इनर्ट गैसेस में क्या डिफरेंस है, बताओ बताओ।
नोबल गैसेस में इनर्ट गैसेस में क्या फर्क है? नोबल गैस कौन कौन सी होती है, कोई बताएगा? सर उनकी वैलेंसी फुल होती है नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस की वैलेंसी फुल होती है, ठीक है। टेबल होता है वो। एक चीज देखो, हीलियम, नियॉन, देखो मेरा माउस थोड़ा चल नहीं रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, देन उसके बाद आपके आ गया क्रिप्टॉन, फिर आ गया अपने पास जीनॉन, देन आ गया अपने पास रेडॉन। क्या यही नोबल गैसेस है? सबने यही पढ़ी है, बताओ। यस सर। यस सर। आप सबने नोबल गैसेस यही तो पढ़ी है, बताओ। और हम आपसे कह रहे हैं कि बताओ नोबल गैसेस में और इनर्ट गैसेस में क्या डिफरेंस होता है। नोबल गैसेस में, इनर्ट गैसेस में सेम है। वेदांत वेदांत बोल रहा है कि सेम है। वेदांत बेटा सेम नहीं है, ठीक है। देखो सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो स्टार्टिंग की जो 3 गैसेस हैं, ये देखो 3 जो गैसेस हैं, यही सिर्फ इनर्ट है, यही सिर्फ इनर्ट है, ठीक है। ये ध्यान रखना, कहीं कॉपी उठाओ लिखो ये बात अभी के अभी लिखो। स्टार्टिंग की जो 3 गैसेस हैं यही सिर्फ इनर्ट है, और नोबल गैस सारी है। नोबल गैस उन्हें बोला गया जिनका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड था, ठीक है। मेरी बात सुनो, नोबल गैसेस किन्हें बोला गया? जिनका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड था उन्हें बोला गया नोबल गैसेस। और इनर्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है बताओ? इनर्ट वर्ड का मतलब होता है जो किसी से रिएक्ट ना करें। तो आपको कभी भी हीलियम का कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा, नियॉन का कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा, आर्गन का भी कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा, लेकिन जिनॉन, क्रिप्टॉन, इसका क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन के आपको देखो, रेडॉन तो आपका रेडियो एक्टिव होता है, इसे तो हटा ही दो आप, इसकी तो बात ही ना करो। लेकिन आपको जिनॉन के और क्रिप्टॉन के कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इनर्ट गैसेस कौन से होते हैं, इनर्ट गैसेस सिर्फ ये 3 है, हीलियम, नियॉन और आर्गन। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ नोबल गैसेस कौन से, नोबल गैसेस सारी हैं, ठीक है। नोबल गैसेस का मतलब जिनका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड हो, नोबल गैसेस। और आपकी वो कौन से हो गई? इनर्ट गैसेस हो गए स्टार्टिंग की 3। इनर्ट का मतलब जो कंपाउंड किसी, जो गैसेस किसी से, या फिर जो भी कंपाउंड किसी से रिएक्ट ना करे, कोई मेटल एलिमेंट किसी से रिएक्ट ना करे, उसे बोलते हैं इनर्ट। जैसे एक बात सुनो, मुझे बताओ कौन सा ऐसा मेटल है जो इनर्ट है? कोई मेटल बताओ जो इनर्ट हो, बताओ। ऐसा कोई मेटल बताओ जो इनर्ट है, जल्दी बताओ कोई। मतलब समझाना फिर हाँ बेटा, से इनर्ट का मतलब समझाना एक बार। ठीक है, ठीक है। इनर्ट का मतलब समझाते हैं, किसी को पता है? और किसी को पता है क्या ऐसा कोई मेटल जो इनर्ट है? इनर्ट का मतलब समझाते हैं, चलो पहले तो। इनर्ट का मतलब बेटा वो हुआ, जैसे मान लो कोई ऐसा कंपाउंड जो इनर्ट, मतलब वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होगा, किसी के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा, उसे बोलते हैं इनर्ट, ठीक है। और नोबल का मतलब क्या होता है? नोबल गैसेस का मतलब होता है जिनका आउटर मोशन कंप्लीटली फिल्ड हो। जैसे एस है तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो, पी है तो पी में टोटल 6 हो, ठीक है, डी है तो डी में टोटल 10 हो। मतलब जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिनके आउटर मोशन में 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, उन्हें बोलते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, उन्हें बोलते हैं नोबल गैसेस। और जो इनर्ट होती है, इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब होता है जो किसी से रिएक्शन ना करें, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, उन्हें बोलते हैं लोग इनर्ट। अब बताओ कोई ऐसा मेटल बताओ जो इनर्ट होता है, बता सकता है कोई? गर्ल्स नहीं बोल रही है एक भी। आकांक्षा बताओ बेटा। चलो देखो हम बताते हैं। जो आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड मतलब Au, ठीक है। जो आपका प्लेटिनम हो गया, ठीक है, प्लेटिनम का मतलब Pt, ठीक है। ये आपके इनर्ट मेटल बोले जाते हैं। सिल्वर भी इनफैक्ट जो आपका Ag होता है ये भी, ठीक है। तो Ag, Au और प्लेटिनम ये आपके इनर्ट मेटल बोले जाते हैं। मतलब ये मेटल ऐसे हैं जो किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। ये ऐसे मेटल हैं जो रिएक्शन में किसी से भी पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक। तो इतनी बात सबको समझ आ गई इनर्ट में। और बताओ नोबल में बात समझ आ गई, इनर्ट गैस क्या होती है, नोबल गैस क्या होती है, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो आज से अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ नोबल गैसेस कौन सी है, तो आप कौन सी बताओगे? कि ग्रुप 18 की जितनी भी गैसेस है वो सारी की सारी नोबल गैसेस है। मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन सारी की सारी क्या नोबल गैसेस हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ उनमें से इनर्ट गैसेस कितनी है, तो स्टार्टिंग की जो 3 है, यानी कि हीलियम, नियॉन और आर्गन, सिर्फ वही 3 इनर्ट है। मतलब उनके कोई भी कंपाउंड नेचर में नहीं पाए जाते, ठीक है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, उन्हें बोलते हैं इनर्ट। चलो खैर, तो हम लोग थोड़ा आगे पहुंच गए। हम लोग पढ़ रहे थे न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल। तो हम आपको ये बता रहे थे कि न्यूलैंड ने जो अपना रूल दिया वो ये था कि अगर हम पहले एलिमेंट, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, तो फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? सिमिलर होंगी, है ना। लेकिन ये बात गलत हो गई, क्यों? ये लॉ इनका गलत हो गया। देखो एक बात सुनो, ये लॉ गलत हो गया तभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर ये गलत ना हुआ होता तो मॉडर्न टेबल कैसे बनती, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये जितनी भी आप चीजें पढ़ रहे हो ये सब गलत प्रूव हो चुकी हैं, इसलिए हम लोग अब क्या कर रहे हैं, जो सही है वो पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले ये भी तो पता होना चाहिए गलती हुई क्या, क्यों गलत हुआ। तो देखो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि बताओ न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव रूल था उसका ड्रॉबैक क्या था, बताओ बेटा क्या ड्रॉबैक था, जल्दी बोलो।
सर वो नोबल गैसेस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। देखो सबसे बड़े ड्रॉबैक दो थे, ठीक है। एक ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने जब अपनी ये जो इन्होंने रूल दिया तो इन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट जो थे, ये लिखा हुआ है सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पे ही ये रूल एप्लीकेबल था। दूसरी बात ये कि इन्होंने जब ये रूल दिया था तब तक जो आपकी नोबल गैसेस है उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्योंकि अगर नोबल गैस की डिस्कवरी होती तो आठवां एलिमेंट लिथियम के बाद जो आठवां एलिमेंट आता वो आता नियॉन, और इसका मतलब लिथियम और नियॉन की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं है। लिथियम एक अल्कली मेटल है और नियॉन आपका एक कैसा है, नोबल गैस है, ठीक है। नोबल तो गैस। चलो इतनी बात जल्दी से नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट लो, जिसे जो करना है जल्दी करो। सर नोट डाउन कर लिया। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रुको सर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। कोई देखो टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आप इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे तो कोई टेंशन नहीं है। अभी जैसे ही लेक्चर फिनिश होगा हम ये नोट्स आपके जो है आपके ड्राइव में अपलोड कर देंगे, आप वहां से कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, नोट्स कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आप साथ में बनाना चाहते हो साथ में बनाओ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हो गया नोट? यस सर। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने कौन सा रूल पढ़ा? पहला हम लोग पढ़ा डॉबर्नियर का, ठीक है। डॉबर्नियर का रूल क्या था? डॉबर्नियर का रूल ये था कि उन्होंने क्या करा, जो एलिमेंट्स थी उनकी तीन ट्रायड बनाई, ठीक है। और वो तीन ट्रायड भी एग्जैक्ट सेम नहीं थी, अप्रोक्सीमेटली सेम थी, ठीक है। उन्होंने जो रूल बताया, उन्होंने जो बात बताई कि पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के मासेस का अगर हम लोग एवरेज निकालें तो वो सेकंड वाले एलिमेंट के मास के इक्वल होगा। तो ये बात पहले वाला जो ट्रायड था उसमें तो फिक्स बैठी, बट दूसरे और तीसरे में एग्जैक्ट सेम नहीं थी, वो अप्रोक्सीमेटली सेम थी। फिर आया न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या बताया? न्यूलैंड ने बताया कि अगर हम मेटल को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। और प्रॉपर्टीज से मेरा मतलब क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। क्या ये सबको विजुअल है, दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब अगले साइंटिस्ट कौन आए? जब ऐसा होता है ना, जब कोई खोज हो रही है ना तो फिर सब साइंटिस्ट होते हैं अरे यार ऐसा बताया, चलो हम भी इसमें कुछ पार्टिसिपेट करते हैं। जो साइंटिस्ट है ऐसा नहीं कोई भी कुछ बता देगा, है ना, ऐसा नहीं, इसमें बहुत दिमाग लगाया, ऐसा ना कुछ भी किसी ने कह दिया हो। देखो तो लॉदर मेयर का अरेंजमेंट। अब जो लॉदर मेयर थे उन्होंने क्या करा? पहली बात तो सुनो, लॉदर मेयर का थ्योरी से कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए आपको थ्योरी रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके पास किताब में लिखी रखी है, नोट्स में, तो बिल्कुल उसे आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ ये ग्राफ समझो और जितनी बात हम आपको बता रहे हैं उतना अपने पास नोट डाउन करो, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आएगा तो अगर आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं। चलो देखो, तो लॉदर मेयर का जो अरेंजमेंट था वो क्या था? इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के, देखो ये एटॉमिक वेट हो गया और ये एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में इन्होंने एक कर्व प्लॉट किया और उस कर्व में इन्होंने क्या बताया? देखो इन्होंने क्या करा, कुछ इस तरीके का जो आपको दिख रहा है, इस टाइप का इन्होंने एक कर्व प्लॉट किया। उस कर्व पे इन्होंने क्या करा, जो इसके टिप थे, ठीक है, ये जो पीक थी, इसके पीक पे इन्होंने क्या करा, ये वाला पीक उठाया, ठीक है, ये वाला पीक उठाया, ये वाला पीक लिया, ये वाला लिया एंड ये वाला लिया। इस पे जो एल्कली मेटल थे, ये कौन से मेटल है? देखो एल्कली मेटल, इन्हें लाके इन्होंने क्या करा, इस पे रख दिया। देखो सब लोग ध्यान से देखो, जो आप ये ग्राफ का जो पीक आपको दिख रहा है, ये वाला टिप, ये वाला टिप, ये वाला टिप, ये वाला टिप, इस टिप पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा ये एल्कली मेटल्स रखे हुए हैं। मतलब इन्होंने कहा हम एक ग्राफ बना रहे हैं, उस ग्राफ के जो हम टिप है उसमें क्या रख रहे हैं, एल्कली मेटल रख रहे हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? क्लियर है? उसके बाद इन्होंने क्या करा, ये जो बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट देख रहे हो आप, ये वाला पॉइंट, इस पे इन्होंने क्या करा, जितने भी ट्रांजिशन मेटल थे उसे इन्होंने क्या करा, इस वाले पॉइंट को ट्रांजिशन मेटल से दिखाने की कोशिश की। इन्होंने बोला ये जो रखे हुए हैं ये ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। सुनते रहना मेरी बात पूरी ध्यान से, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, अभी हम दिखाएंगे भी कैसे आया हुआ क्वेश्चन। इन्होंने क्या करा कि जो ग्राफ की टिप थी इस पे इन्होंने क्या करा, जो एल्कली मेटल थे उन्हें ला के रख दिया, ठीक है। और बाकी इसका जो ये बेस था, ये जो बेस देख रहे हो आप, ये वाला, इस पे इन्होंने क्या करा, बोला ये वाले जो मेटल है वो कैसे हैं, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं बताओ बेटा? नहीं पता? ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा डी ब्लॉक एलिमेंट को बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्यों बोलते हैं, बता सकता है कोई कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं? इनर्ट बता दें। देखो इनर्ट मेटल बता, देखो बात सुनो, इनर्ट मेटल का मतलब एक ऐसा मेटल जो किसी से रिएक्ट ना करे। और स्पेशली तीन ऐसे मेटल अपने पास हैं जो इनर्ट होते हैं, होते तो और भी हैं पर इन जनरल तीन होते हैं। एक होता है अपने पास प्लेटिनम, और एक होता है अपने पास गोल्ड, एक होता है सिल्वर। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ये ऐसे मेटल हैं जो इनर्ट होते हैं। देखो मैं आपको बताएं, घर में जब आप लोग गोल्ड का कोई भी, जैसे मान लो रिंग लेके आते हो या फिर कोई चेन लेके आते हो, तो अगर वो काली पड़ गई तो इसका मतलब वो प्योर गोल्ड नहीं है, क्योंकि अगर प्योर गोल्ड होगा तो प्योर गोल्ड कैसा, इनर्ट है, वो तो रिएक्शन ही नहीं करता, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करेगा, मतलब उस पर कभी भी ब्लैक या कुछ भी पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो प्योर गोल्ड है। अगर प्योर गोल्ड है तो वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। ऐसे पता चलता है कि वो मेटल कैसा, इनर्ट है। सेम फॉर सिल्वर, सिल्वर भी अगर ओरिजिनल है तो वो कभी ब्लैक नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इनर्ट है। ऐसे प्लैटिनम का होता है, तभी इनके तो इसीलिए तो इनके हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं।
क्योंकि हमें पता है हम जैसा खरीदेंगे वैसे ही रहेगा। अगर आप लोकल खरीद लोगे तो फिर लोकल हो जाएगा, फिर उसमें लाइनें पड़ जाएंगी, ब्लैक कलर का पड़ जाएगा, ठीक है। उन्हें बोलते हैं इनर्ट। इनर्ट मतलब जो किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, चाहे ऑक्सीजन चाहे पोटेशियम, किसी से भी नहीं करते, ठीक है। चलो हाँ, तो मैंने पूछा कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। देखो आपको पता है कि पेरियोडिक टेबल अपनी कैसे, देखो हम लोग पेरियोडिक टेबल पे भी आएंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्लासिफिकेशन एलिमेंट पे हैं। देखो आपको पता है इस टाइप की कुछ अपने पास डिब्बे टाइप की बिल्डिंग बनी होती है, ऐसे फिर ऐसा करके, ऐसी तो होती पेरियोडिक टेबल, बताओ होती कि नहीं होती। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। यस सर। अरे लो समझ गए। चलो कोई बात नहीं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि लेफ्ट में जो दो ब्लॉक होते हैं, ग्रुप फर्स्ट उसे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब कि एस ब्लॉक एलिमेंट। जो आपके राइट में होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। और बीच में जो आपके रखे होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो कहने का मतलब ये होता है कि लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो, लेफ्ट टू राइट मतलब कि एस ब्लॉक से आप जब पी ब्लॉक की तरफ जाते हो तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन आता है, उनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, इसलिए हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो लॉदर मेयर ने क्या किया, ये वाली जो टिप थी, देखो जो भी ध्यान से नहीं पढ़ रहा, अभी सीधे सीधे क्वेश्चन हम इसमें इसी पीडीएफ में नीचे जो है आईआईटी के आपके आए हुए क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान से पढ़ो तभी वो क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत ध्यान से देखो। तो होता क्या है कि जो टिप है, इन टिप पे इन्होंने क्या करा, जो आपके एल्कली मेटल थे उन्हें रखा, ठीक है। और आपका ये जो बेस था इस पे इन्होंने क्या करा, ट्रांजिशन मेटल को रखा। अब देखो दो चीजें, एक तो ये डिसेंडिंग कर्व और एक असेंडिंग कर्व। तो इन्होंने क्या करा, जो डिसेंडिंग कर्व था उसमें इन्होंने क्या करा, एल्कलाइन अर्थ मेटल, देखो ये बी हो गया, फिर Mg हो गया, फिर क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, फिर स्ट्रोंशियम हो गया, फिर अपने पास बैरियम हो गया। तो जो ये कर्व था, इस कर्व का जो डिसेंडिंग कर्व था, डिसेंडिंग कर्व में इन्होंने क्या करा, जो आपके ग्रुप सेकंड के मेटल थे उन्हें रखा, ठीक है। और जो इसका असेंडिंग कर्व था, असेंडिंग कौन सा, ये वाला देखो, ये वाला, इसमें इन्होंने क्या करा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी कि हेलोजेंस को रखा। तो बस आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो सीधे सीधे यही पूछा जाएगा कि बताओ लॉदर मेयर का जो कर्व था उसमें असेंडिंग ऑर्डर में किसे रखा गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में किसे रखा गया, टिप पे किसे रखा गया, बॉटम पे किसे रखा गया। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो कहने का मतलब जो आपके टिप थे उस पर रखा गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एल्कली मेटल को। और जो आपके ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर था इसमें किसे रखा गया, एल्कली मेटल। डिसेंडिंग कर्व में ये डिसेंडिंग कर्व ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, इसमें किसे रखा गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल को। और आपके जो असेंडिंग कर्व थे उसमें रखा गया हेलोजेंस को, ठीक है। तो आपको बस इतनी सी बात याद करनी, जल्दी से ड्रॉ करो इसे बहुत तेजी में सब लोग। सर कर लिया है नोट डाउन। ठीक है, अंश, चौहान, अविनाश, तुम लोगों को आवाज आ रही मेरी बेटा? तनिष्का? यस सर। यस ठीक है, सर। ठीक है। तो अब हम जिसका नाम लेके बोले तो बात करते रहो आपस में, ऐसे बोर होके पढ़ोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और क्योंकि तुम लोग चैप्टर ही ऐसा पढ़ रहे हो कि वो स्टार्टिंग में बोरिंग है, उन्होंने पहले बोल दिया स्टार्टिंग बोरिंग है, ठीक है। तो बोर मत हो, बिल्कुल ही बोर, हमें अच्छा नहीं लगेगा यार, फिर समझो पहली बार पढ़ा रहे हो उसमें तुम बोर हो जाओ, ठीक है। अब हमें चैप्टर ही ऐसा मिला तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा, ठीक है। इतना हो गया, यस सर। चलो Yes, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाओ अपने पास मेंडलीज पीरियोडिक टेबल पे। अब देखो यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो आप ड्रॉ मत करना, अगर आपकी इच्छा है तो आप ड्रॉ करना, अदरवाइज आपको ये नोट्स जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इतना लिख के छोड़ देना, उसके बाद क्या करना, इसे ड्रॉ मत करना। चलो देखो, अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो ड्रॉबैक्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। देखो मेंडलीव वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल, पहली पीरियोडिक टेबल बनाई, ठीक है। अभी तक के जो साइंटिस्ट थे, देखो कौन कौन साइंटिस्ट, किन किन साइंटिस्ट के लोग बात कर चुके हैं, बताना जरा बेटा, बताओ। बर्नियर, न्यूलैंड्स एंड लॉदर मेयर। लॉदर मेयर, सबसे पहले हम लोगों ने बात करी डॉबर्नियर की। डॉबर्नियर ने क्या करा था, ट्रायड बनाए थे, वो भी 3, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी किसकी, न्यूलैंड की, ठीक है। न्यूलैंड ने क्या था, ऑक्टेव रूल दिया था। उसके बाद हमने करी लॉदर मेयर की। लॉदर मेयर ने क्या करा, कर्व से एलिमेंट्स की पोजीशन को उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन मेंडलीव पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली पीरियोडिक टेबल बनाई, ठीक है। और इनकी पीरियोडिक टेबल इतनी अजीब थी कि बहुत अजीब थी। देखो क्या था, इन्होंने क्या करा था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द देयर एटॉमिक वेट। तो सबसे पहली बात तो ये नोट कर लो, इसे 100% डाल के नोट कर लो, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल थी वो किस पे बेस्ड थी। तो ध्यान रखना वो बेस्ड थी एटॉमिक वेट पे, ठीक है। एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी वो एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी। देखो पीरियोडिक टेबल आपको एक बार समझाते हैं। देखो इन्होंने क्या करा, ये ग्रुप्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रुप बनाए। और 8 ग्रुप को इन्होंने डिवाइड भी कर दिया ए और बी में। देखो 8 ग्रुप है, उसे ए में और बी में ऐसे डिवाइड करा, फिर सेकंड ग्रुप को ए बी में डिवाइड करा, थर्ड को ए बी में, ऐसे करके इन्होंने 8 ग्रुप को क्या करा, डिवाइड करा ए और बी में,
ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, पेरियोड बनाए, कितने, 1 2 3 4 5 6 और इस वाले को भी जोड़ते हैं, ठीक है 7। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल में कितने पेरियोड थे, तो ध्यान रखना 7 पीरियड थे, ठीक है 7 पीरियड थे इनकी पेरियोडिक टेबल में, और 8 जो थे वो ग्रुप थे, ठीक है। अच्छा आप सुनो, अब इन्होंने क्या करा, जैसे ए है, ऐसे मत देखो आप, पेरियोड में देखो इन्होंने क्या करा, लिथियम के बाद एटॉमिक मास किसका होता है सबसे ज्यादा, बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो इन्होंने क्या करा, एलिमेंट को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना चालू करा। इन्होंने क्या करा, ऐसे इसे पहली रो ये देख लो। अब जरा एक चीज देखना, एक चीज अगर आप देख सकते हो तो देखो, जब इसे रेस करते हैं फिर बताते हैं। देखो इन्होंने क्या करा, देखो ए में क्या रख दिया, लिथियम, बी में क्या रखा, हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ए में क्या रखा इन्होंने, लिथियम, बी में क्या रखा, हाइड्रोजन। इधर ए में देखो क्या रखा, बेरिलियम, और देखो बी में यहाँ पे कुछ है, ब्लैंक, बी में इधर ब्लैंक, यहाँ भी ब्लैंक, यहाँ भी ब्लैंक, यहाँ भी ब्लैंक। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनकी ये जो पेरियोडिक टेबल थी, इसे स्टडी करने में आया कि आधी चीजें इसमें भरी थी, आधी चीजें ब्लैंक छोड़ दी इन्होंने। तो समझ में नहीं आया अब क्या हो, क्यों, क्योंकि उस टाइम तक वो एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुए, तो रखते कहां से, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो, हाइड्रोजन के बाद जो भी एलिमेंट आना चाहिए तो यहाँ पे था ही नहीं। और एक बात और बताते हैं, हाइड्रोजन की भी पोजीशन फिक्स नहीं थी, इनकी पेरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक यही है। तो देखो इन्होंने क्या करा, ये इतनी सारी चीजें ब्लैंक छोड़ दी। फिर इधर देखो दूसरे वाले में देखो, यहाँ पे क्या, ए पे क्या रखा, पोटेशियम, और बी में क्या रखा, सोडियम को, चलो ठीक है। ए पे इधर कैल्शियम, बी में इधर मैग्नीशियम। अब देखो इधर ए ब्लैंक, यहाँ ए देखो ब्लैंक है यहाँ पे। बी पे क्या रखा है, एल्युमिनियम। ऐसे ए इधर रखा है, बी रखा है यहाँ पे, मतलब कुछ चीजें भरी थी, कुछ नहीं भरी थी। इन्होंने जो अपनी पेरियोडिक टेबल दी वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी, बट इन्होंने इनकी जो पेरियोडिक टेबल थी वो खाली थी, मतलब कहीं कहीं पे कुछ चीजें भरी थी, कहीं कहीं पे कुछ चीजें खाली थी, और कहीं भी कुछ भी आ रहा था, ठीक है। तो देखो आपको ये पेरियोडिक टेबल बिल्कुल याद नहीं करनी है, हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे आप इसे याद करो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको याद अगर करना है तो इनके ड्रॉबैक याद करने, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, या फिर जो भी करना है जल्दी कर लो, और जल्दी बताओ अगर हो गया तो। हो गया सर। हो गया। अब देखो आपको ये याद करना है बस, सीधी सी बात है कि सबसे पहला पॉइंट अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो वो ये, इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट, यानी कि जो आपकी मेंडलीव्स की पेरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक बेस पे, एटॉमिक वेट जो है उस पे बेस्ड थी, ठीक है। और दूसरी बात, जब इन्होंने अपनी पेरियोडिक टेबल दी थी तब सिर्फ 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जब मेंडलीव्स की पेरियोडिक टेबल आई थी, जब इन्होंने अपनी पेरियोडिक टेबल दी थी, तब कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिर्फ 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी जब इन्होंने अपनी पेरियोडिक टेबल दी थी, ठीक है। और एक और चीज देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, ठीक है। यानी कि उस टाइम पे क्या था, नोबल गैस जो है वो उनका डिस्कवर नहीं हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन्होंने उन्हें क्या कहा, पेरियोड कहा, ठीक है। देखो 7 जो है हॉरिजॉन्टल रोज थी, ये वाली देखो, 1 2 1 नहीं, ये वाली 1 2 3 4 5 6 और 7, इन्हें उन्होंने पेरियोड बोला, और बाकी की जो वर्टिकल कॉलम थे उन्होंने ग्रुप कहा, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, एंड देयर वर 8 ग्रुप्स इन द मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा, देखो कह रहे हैं ईच ग्रुप अप टू 7 तक, इन्होंने क्या करा, 7 तक के जितने ग्रुप थे उन्होंने क्या करा, ए और बी पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सब ग्रुप में ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। देखो ये देखो, ए फिर बी फिर ए फिर बी, ठीक। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, ये तो हो गया ना। अब देखो फिर इसके बाद 8th ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट, 8th ग्रुप में इन्होंने 9 एलिमेंट रखे, और इन 3 रोज में रखे, और वो भी कौन से थे, ट्रांजिशन मेटल। जरा इधर देखना, ये देखो इन्होंने क्या करा, 3 3 6 और 3 9, यानी कि जो आपका 8वां ग्रुप था उसमें इन्होंने 9 एलिमेंट रखे, और 9 के 9 एलिमेंट कहाँ के थे, ट्रांजिशन मेटल थे, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट थे, ठीक। अब आगे जरा देखो, इसके बाद क्या होता है, कह रहा है द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। इन्होंने बोला कि जो सेम ग्रुप के एलिमेंट है वो क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, बट इनका ये गलत हो गया। देखो कैसे गलत हुआ, ये हो गया ना सबका, ये हो गया सर लिख रहे हैं। ठीक है नोट कर लो, आराम से नोट करो। बॉयज तुम लोग नहीं नोट कर रहे हो क्या? सर हो गया सर। यस सर, करेंगे सर। नो सर। कर लो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। खाली ये लोग बैठे तब तक बातें करो यार। सर कहाँ से हो आप? हम भैया यूपी से हैं, बताया आपको हमने थोड़ी देर पहले। आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? हिमाचल। सर कहाँ से हो हिमाचल। आप? हिमाचल। अच्छा आप सब हिमाचल से ही हो? यस सर। यस सर। यस हाँ सर। ठीक है, ठीक 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 ठीक। कैसा वेदर है वहाँ का भी? सर ठंडा। सर बहुत ठंड हो रही है? बारिश लगी है। तो बारिश लगी है। बारिश हो रही है वहाँ?
यस सर। बहुत गंदे वाले यहाँ तो गर्मी होने लगी हमारे यहाँ। सर यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। इसका मतलब यहाँ भी होने वाली है, मौसम आज ऐसा थोड़ा। में भी गर्मी है। हाँ क्या कह रहे हो, क्या करो बेटा? यहाँ पर भी गर्मी हो रही है उन्ना में। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। तुम लोग यहाँ बारिश हो रही है, बताओ। चलो चलो अब इसके आगे देखें फिर। यहाँ तक हो गया ना? सर स्नोफॉल रात को हो भी रहा आए है। हो हिमाचल। स्नोफॉल हो रहा है? अरे वाह, तो मजे हैं तुम लोगों के। बताओ, Yes, sir. यहाँ हम लोग गर्मी में बैठे हुए हैं, तुम लोग मजे ले रहे हो। तभी तो कह रहे हैं इतना अच्छा वेदर है तो अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। अब आज का बस देखो, आज ही तुम्हें इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने को भी मिलेंगे। देखो जहां से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसे ही स्टार्ट होगी, तुम ये समझ लो तुम लोगों को बहुत बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें सीखने हो। ये तो तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये तो तुम केमिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ रहे हो कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। किसे मजा आता है हिस्ट्री में, किसे मजा आता है बताओ? आता है? नहीं आता है। अब लेकिन हमें चैप्टर दिया गया, पहले चैप्टर ऐसा दिया गया, तो हमें तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ाना पड़ेगा ना। लेकिन तुम लोग यार इंटरेस्टेड नहीं लग रहा, बताओ ऐसा है क्या? मजा नहीं आ रहा तुम लोगों को? से बताना, बोल दो। सर चलो आ रहा है। आ रहा मजा आ रहा मजा? सर। चलो ठीक है, समझ में आना चाहिए, है ना। चलो देखो, अब मेरी बात सुनो। देखो यहाँ तक तो बात हम लोगों को समझ में आ गई कि हम लोगों ने जितनी भी पढ़ा, देखो क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। डॉबर्नियर पढ़ा, फिर हम लोगों ने मेंडलीव पढ़ा, और फिर नहीं डॉबर्नियर के बाद हम लोग क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने? न्यूलैंड्स पढ़ा। न्यूलैंड्स के बाद हम लोग लॉदरमेयर पढ़ा। लॉदरमेयर के बाद हम लोग मेंडलीव पढ़ा। अब मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, इनके कुछ एडवांटेज थे और कुछ इनके ड्रॉबैक थे, ठीक है। तो बेटा देखना, अब देखो यहाँ ये इसे हेडिंग डालो और इसे लिखो 100%, ठीक है। रुको इसे सही कर देते हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा तो क्वेश्चन यहीं से आएगा और कहीं से नहीं। पीरियोडिक टेबल आपको याद नहीं करनी, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा डायरेक्ट। देखो हेडिंग डालो, जल्दी से हेडिंग डालो और उस पर लिख दो 100%। यहां से एक क्वेश्चन अगर आएगा तो जरूर आएगा, ठीक है। चलो जल्दी लिखो 100%। अब देखो कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। देखो अब इन्होंने जब अपनी पीरियोडिक टेबल दी, तो वो भले ही 100% सही नहीं थी, लेकिन उससे हुआ क्या कि जो बाकी के जितने भी साइंटिस्ट थे उन्हें एक एवरेज मिल गया, एक आइडिया मिल गया, ठीक है। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि हाँ हम लोग इस तरीके से बची हुई पीरियोडिक टेबल को पूरी तरीके से बना सकते हैं। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो कुछ अपनी पीरियोडिक टेबल में स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया। उससे क्या हुआ सोचो, उससे ये हुआ कि एलिमेंट जो साइंटिस्ट थे उनके माइंड में एक बात आई कि इन्होंने जो ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, इसका मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी डिस्कवरी होना बाकी है। और वहीं से क्या हुआ था, एकदम से कहते हैं ना कि एकदम से केमिस्ट्री में बौछार सी आ गई थी, कि एकदम से केमिस्ट्री में बहुत सारी डिस्कवरी होने लगी, बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी, बहुत सारे नई चीजों के बारे में पता चला। तो सबसे बड़ा एडवांटेज अगर कोई था तो वो था प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। इसका मतलब इन्होंने अपनी जो भी पीरियोडिक टेबल थी उससे स्टडी करना थोड़ा टफ था, क्योंकि अजीब सी थी, है ना। अब अभी हमने दिखाया आपको। तो कहने का मतलब उससे लेकिन फायदा ये हुआ कि साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी डिस्कवरी होना बाकी है। और वहां से केमिस्ट्री में एकदम से चेंजेस आ गए। केमिस्ट्री तब तक आदमी कुछ समझता नहीं था केमिस्ट्री कुछ, लेकिन उसके बाद से एकदम चेंजेस आए, बहुत सारे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी, बहुत सारी नई नई चीजें पता चली, ठीक है। और देखो और क्या था, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट पता चला, मतलब कि किस किस का कहां पे हम लोग किस एलिमेंट को कहां पे रख सकते हैं, किस एलिमेंट को किसके नीचे रखा जा सकता है। लेकिन अगर इनके एडवांटेज थे, ठीक है, तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या कहते हैं इनकी लिमिटेशन जो थी वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं दिखाई गई, और वो तो खैर आज भी नहीं दिखाई गई, है ना। आप जो देखते हो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल, तो आप देखते हो कि जो एल्कली मेटल के ऊपर हाइड्रोजन रखा हुआ है, एक्चुअल में वो उसकी पोजीशन हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। एल्कली मेटल थोड़ा ना हाइड्रोजन है, वो वहां पे रखा हुआ है, बट फिर भी हम लोग स्टडी करते हैं जस्ट बिकॉज हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, और जितने भी एल्कली मेटल है उनके आउटर मोस्ट शेल में भी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को वहां पे स्टडी करते हैं। अदरवाइज हाइड्रोजन जो एल्कली मेटल नहीं है। चलो दूसरी बात, एक तो इन्होंने पोजीशन नहीं बताई हाइड्रोजन की, दूसरी बात इन्होंने आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बताई। किसी को पता आइसोटोप्स होते क्या है? किसी को मालूम है आइसोटोप्स? 10th में पढ़ा यार तुम लोगों ने, बताओ बता दो। आवाज आ रही तुम लोगों को मेरी? बोल तो दिया करो। यस सर। नीरज भाई बताओ आइसोटोप्स क्या होते हैं? नीरज, निधि बताओ। सर सेम एटॉमिक मास एंड सेम एटॉमिक मास नहीं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, सॉरी। ठीक है। मतलब देखो अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है तुम्हारे पास 1h1, एक होता है तुम्हारे पास 1h2, और एक होता है तुम्हारे पास 1h3, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, इसे हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम डी, और इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम। पता है सबको ये बात? बताओ जल्दी बताओ, इतनी बात पता है कि नहीं पता है? यस सर। ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, उन्हें बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स।
ठीक है। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3, यानी कि हाइड्रोजन, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसे बोलते हैं ट्राइटियम। तो अगर एक चीज सोच के देखो, अब जरा पहले पीरियोडिक टेबल पे चलो इनकी फिर से देखो, अगर मान लो इनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है, तो बताओ हाइड्रोजन इन्होंने क्या बोला था, इनकी जो पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इनकी पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पे। तो एटॉमिक वेट की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन के बाद क्या आना चाहिए था, 1H2 आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए, बताओ। यहाँ पे 1H2 आता, यहाँ पे क्या था, 1H3 आता कि नहीं आता, बताओ। yes बट sir, नहीं आया, ना, तो इसका मतलब गलत हो गया। वो भी छोड़ो, हम कह रहे चलो कार्बन से देख लो, अगर हाइड्रोजन की पोजीशन, ये इन्होंने बोला ना कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो तो फिक्स थी नहीं, कार्बन से देख लो, कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के भी तो होते हैं, नाइट्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि C612 के बाद C613 आना चाहिए था। कार्बन के भी तो तीन आइसोटोप्स होते हैं, देखो, एक होता है C612, ठीक है, एक होता है C613, ठीक है, एक होता है C614। तो कहने का मतलब इन्होंने यहाँ जहां पे कार्बन रखा है यहाँ पे, इसके बाद तो C613 ये वाला आना चाहिए था, नाइट्रोजन की जगह पे क्या आना चाहिए था, ये वाला, क्योंकि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हो ना, तो एटॉमिक मास तो 12 से ज्यादा 13 है, 13 ज्यादा क्या 14 है, तो इसके बाद इसे आना चाहिए था, और इसकी जगह पे किसे आना चाहिए, C613 को, और ऑक्सीजन की जगह पे किसे आना चाहिए था, C614 को, लेकिन नहीं आया। ठीक है, तो ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि एक तो इन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बताई, और दूसरी बात इन्होंने क्या करा कि जो आइसोटोप्स थे उनकी पोजीशन फिक्स नहीं की। बोलो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। yes sir, क्लियर है। चलो ठीक, अब देखो आगे देखो, इतना हो गया। अब जरा देखो एक चीज और समझो, ये जितने पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, जितने पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं इन सबको लिख लेना, और इन सबके ऊपर लिख लेना 100%, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ये देखो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था कि आर्गन से पहले पोटेशियम आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आर्गन का एटॉमिक मास कितना है 39.9, जबकि पोटेशियम का कितना है 39.1, तो पोटेशियम का मास तो कम है ना, तो पोटेशियम को पहले होना चाहिए था, आर्गन को बाद में होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आर्गन के बाद पोटेशियम रखा गया इनकी पीरियोडिक टेबल में। ऊपर आप लोग अभी देखना फिर से, मतलब आपने तो स्क्रीनशॉट ले रखा, देख लेना। ऐसे देखो टेक्नीशियम और आयोडीन का देखो, टेक्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है 127.5, और जबकि आयोडीन का कितना 127। इसका मतलब आयोडीन को इसके पहले आना चाहिए। भाई देखो इन्होंने बोला एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है ना, ये मतलब छोटे से कम, कम से ज्यादा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा पहले आ गया, कम बाद में आ रहा है, मतलब 127.5 तो बड़ा है ना, और 127 छोटा है, लोग 127 को पहले आना चाहिए, 127 को बाद में आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, उल्टा हो गया। तो देखो ये पेयर गलत हो गया। ऐसे लो 58.9 इसका 58.6 इससे पहले आना चाहिए था, इसका आना चाहिए था बाद में। तो इन्होंने क्या करा, ये तीन पेयर गलत दिए, तो इसका मतलब इन्होंने जो बात बोली थी, ठीक है, इसे रुकना, तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, नेट कनेक्शन मेरा थोड़ा स्लो हो गया था, देखो। तो इन्होंने क्या करा, ये तीन पेयर जो आप देख रहे हो जिसमें मैंने रेड कलर से सर्कल करा, ये तीन पेयर गलत बता दिए। इन्होंने बोला था कि हमने तो अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई है वो एटॉमिक नंबर के बनाई है, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। देखो आर्गन होना चाहिए बाद में, पोटेशियम होना चाहिए पहले, बट आर्गन पहले पोटेशियम बाद में। ऐसे आयोडीन में क्या है, टेक्नीशियम को बाद में होना चाहिए, आयोडीन को पहले, बट यहाँ भी गड़बड़ है और यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट तो आपको रट लेना कि हाँ ये तो आपको याद करना है, एक आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल रटना है, और एक ये वाला, ठीक है, एक आइसोटोप हाइड्रोजन की पोजीशन और तीसरा ये, ठीक। चलो इसे नोट करो जल्दी से, सब लोग नोट कर लो जल्दी से। यस सर। हो गया? यस सर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, सर कर रहे हैं सर। अच्छा कर रहे हो बेटा, ठीक है, आराम से कर लो नोट, कोई दिक्कत नहीं। तो हिमाचल में कब से बारिश हो रही है? आज ही से हो रही है, 2-3 दिन से हो रही है? सर 2-3 दिन से। सर 2-3 दिन तो बहुत ज्यादा ठंड होगी फिर। यस सर, बहुत ज्यादा सर। कितना काफी ज्यादा टेम्परेचर है, 3-4 टेम्परेचर है कि नहीं है? सर मेरे यहाँ तो अच्छा, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। यहाँ तो बहुत बहुत मतलब नॉर्मल है, मतलब इतनी ज्यादा ठंड नहीं। देखो हम लोग शर्ट में पहने, मतलब शर्ट पहने बैठे हुए हैं, मॉडरेट टेम्परेचर है बहुत ही। लेकिन अब इसके बाद बस गर्मी पड़ने वाली है बहुत तगड़ी वाली, मार्च से। yes, चलो अच्छा, हो गया बेटा, नोट हो गया आपका? यस Yes, सर। चलो ठीक है फिर।
आगे बढ़ते हैं। देखो इतना हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे। देखो अब एक चीज सुनो, इन्होंने क्या कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, तभी तो उन्हें एक ग्रुप में रखा गया। लेकिन हुआ क्या, देखो कह रहे हैं लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, मतलब कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है उन्हें अलग अलग ग्रुप में डाल दिया इन्होंने। प्लेटिनम अलग है और गोल्ड अलग है, जबकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या सेम है, जबकि इन्हें आना चाहिए। देखो आज की जो एक्चुअल वो है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें आपको पोजीशन पता क्या है प्लेटिनम और गोल्ड की? चलो सर छोड़ो, खैर प्लेटिनम वो सब पहले और गोल्ड जब बाद में। हाँ वो बात देखेंगे है ना। तो कहने का मतलब ये था, इन्होंने क्या बोला था कि जो लाइक एलिमेंट है, एक जैसे एलिमेंट है, उन्हें एक ग्रुप में रखेंगे। लेकिन हुआ क्या, प्लेटिनम और गोल्ड को इनकी प्रॉपर्टी सेम है बट फिर भी अलग अलग है। अच्छा दूसरी बात, इन्होंने क्या करा कि अनलाइक एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है उन्हें अलग अलग रखना चाहिए था, उन्हें उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया। देखो ग्रुप फर्स्ट में इन्होंने इधर क्या रखा, ये आपके एल्कली मेटल है, और CuAgAu क्या, ये ट्रांजिशन मेटल है। जरा देखना एक बार, इसे देख लो एक बार। देखो ग्रुप फर्स्ट कौन सा है, ये पूरा देखो, ये पूरा ग्रुप फर्स्ट है। इधर देखो क्या है, ये अपना लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और इधर देखो क्या, कॉपर और Au उछेड़ दिया। मतलब आपका ये वाला ग्रुप देखो, ये फर्स्ट ग्रुप है ना, ये पहला वाला ग्रुप है। पहले ग्रुप में इन्होंने दो अलग अलग ब्लॉक के एलिमेंट को डाल दिया जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है, और यहाँ पे क्या है, Cu आ गया, Ag आ गया, Au आ गया। तो ये समझ में नहीं आया कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उन्हें अलग अलग ग्रुप में डाल दिया, और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उन्हें एक ही ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, तो ये भी इनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो आपको ये 3-4 पॉइंट जो है वो जैसे कि तैसे आपको लिखने और वैसे के वैसे याद करने। ठीक है, ये एक तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये वाला, एंड एनोमलस भी ये वाला एक, और एक ये और एक ये। ठीक है, इतना हो गया। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। अब मेरी बात सुनो, काव्या शर्मा तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? चलो नहीं आ रही शायद। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो जल्दी से। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ A B and C आर द 3 एलिमेंट। कॉपी और रफ कॉपी पेन लेके बैठो, जल्दी से कॉपी उठाओ फटाफट, और क्वेश्चन देखो हम पढ़ रहे हैं, इसे लगा के दिखाओ जल्दी से। हम पूरा पढ़ा चुके हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं, अब सीधे चालू हो गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब सिर्फ क्वेश्चन इसलिए हम कह रहे थे कायदे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, देख के पढ़ो, जिससे बोलेंगे वही वही मतलब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तो वो लिखा हुआ है इफ A B and C are the 3 elements of Dauvergne triad। किसकी? Dauvergne triad की बात कर रहे हैं। कह रहा है and atomic masses of A and B are 7 and 15 respectively, then the atomic mass of C is। चलो जिसका हम नाम लेंगे वो बताएगा। ठीक है, जिसका हम नाम लेंगे, सब लोग नहीं बोलेंगे, सब लोग कैलकुलेट करो जल्दी से कैलकुलेट करो सब लोग। तुषार कुमार बेटा तुम्हें आवाज आ रही मेरी? तुम लोग क्या ये मतलब वीडियो लगा के खाने पीने लग गए क्या? सिमरन तुम्हें आवाज आ रही बेटा? यस सर। ठीक है, तो सिमरन बेटा इसका आंसर बताओ आप जल्दी से। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका आंसर बताओ। इफ 23। कितना आया बेटा? 23। 23 बता रही है सिमरन। ठीक है, सुधांशु ठाकुर तुम बताओ, तनिष्क बताओ, तुषार, सब लोग बताओ आंसर। चलो कितना आ रहा है सबका? कनिष्का, कोमल, जल्दी बताओ। 11। बी कोमल का आ रहा है बी को, बी क्या है ऑप्शन? बी है 11। अच्छा ठीक है, शिवानी बता रही है 23। ठीक है, और कौन बता रहा है? और बताओ। चलो बोल नहीं रहे हो तो चैट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर वेदांत बी। भाई तुम बताओ। तनिष्क बता रही है सी यानी कि 23। अच्छा ठीक है, 23 वाले दो लोग हो गए, एक हो गया बी। और बताओ, सब लोग बताओ जल्दी जल्दी। नहीं सर, कैलकुलेशन में डाउट था, 11 आंसर आ रहा है। 11 आ रहा है। कौन किसने बताया? ये कनिष्का, पायल बी तनिष्का ने सी बताया। 11 से 11 सुधांश नीरज ने बताया है, 11 पलक ने 11। अच्छा कैसे नहीं निकाला? सर, देखो 15 + 7 के अपॉन 2 से के फिर देखो पहले तो हम तुम्हें इसका सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर, जिन भी बच्चों ने सी आंसर दिया वो इसका सही आंसर है। 23 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब जरा चेक कर लेते हैं कैसे। देखो इन्होंने क्या बोला था, डॉवर्ने ने क्या बोला था? ए, देन उन्होंने कहा था बी, देन कहा था सी। इन्होंने कहा था ए वाले के मास को और सी वाले के मास का एवरेज निकालो, जो आएगा बी वाले का मास होगा। ये तो बोला था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा ए सी, मतलब इन्होंने कहा था ए सॉरी, प्लस इन्होंने कहा था कि, या डब्ल्यू लिख लेते हैं, चलो इसे हटाओ, मास की बात हो रही है ना, तो डब्ल्यू लिख लेते हैं, ए नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू सी अपॉन में कितना है अपने पास? अपॉन में कितना आएगा? 2। ठीक है, ये होगा, इन्होंने कहा था ये क्या होगा? दूसरे वाले के मास के, बी के मास के इक्वल होगा। ठीक है, यहां से इसे हटाते हैं पहले। देखो यही तो होगा।
इन्होंने यही तो बताया था कि जो बी का मास होगा वो क्या होगा, पहले वाले और तीसरे वाले मास का क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, तो बी का मास दे रखा है क्या, देखो बी का मास तुम्हें दे रखा है 15, बी का मास तुम्हें 15 दे रखा है, इज इक्वल टू डब्ल्यू ए तुम्हें गिवन है, ए तुम्हें दे रखा है 7 प्लस डब्ल्यू सी तुम्हें निकालना है। ठीक है, डब्ल्यू सी तुम्हें निकालना, अपॉन में कितना आ गया 2। तो देखो तो कितना आ गया 30 इज इक्वल टू आ गया अपने पास, 30 इज इक्वल टू आ गया 7 और प्लस का डब्ल्यू सी। तो डब्ल्यू सी इज इक्वल टू निकालो, क्या हो जाएगा 30 माइनस का 7, यानी कि कितना आ गया अपने पास 23। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का 23 आंसर था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने जल्दबाजी में आंसर दिया उनका गलत हो गया, 11 आंसर नहीं है, 23 इज द राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। Yes, sir. तो यही तो अभी हम आपसे कह रहे थे। देखो अब आपको कैसा लग, बोरिंग लग रहा था कि अरे यार ये क्या पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में पढ़ाओ, थ्योरेटिकल टॉपिक है, और देखो क्वेश्चन आया बट आप नहीं कर पाए, कुछ बच्चों ने आंसर दिया, कुछ बच्चे नहीं बता पाए। इसीलिए कहते हैं थ्योरेटिकल उससे मतलब नहीं है, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो आपको समझ में आनी चाहिए चीज, बात समझ में आने की है। सीधा उन्होंने बोला कि अगर हम ए को और सी के मास को ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा बी का मास होगा, बी का मास उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, तो बी का मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू सी अपॉन 2, 2 को उधर भेजो कितना हो जाएगा 15 2 कितना 30, यानी कि 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 प्लस का डब्ल्यू सी, और डब्ल्यू सी को रखोगे 7 को उधर भेजो तो मतलब कितना आ गया 30 में से 7 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो ये चीज है, आपको आना चाहिए। चलो खैर दो, कुछ बच्चे चैट कर रहे हैं। सी अविनाश बता रहे 11, अविनाश बेटा आपका गलत आंसर है। ठीक है, सी दीपल कृष्ण सी, हाँ तुम्हारा सही है बेटा। ठीक है, जिन बच्चों ने, पलक ने भी 11 बताया, सुधांशु ने भी 11 बताया, बहुत सारे बच्चों ने 11 बताया। 11 क्यों बता रहे तुम लोग, समझ में नहीं आया 11 कैसे हो जाएगा भाई। चलो खैर सर दो। 7 + 15/2 कर हाँ तो बट गलत हो गया ना, देखो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी होगा ना, इज इक्वल टू बी, मतलब बी का बीच वाले का जो मास है वो पहले वाले और तीसरे वाले मास का एवरेज होगा। तो बी का मास तुम्हें दे रखा है 15। ठीक है, देखो हम यहाँ से सही से लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे डब्ल्यू ए तुम्हें कितना दे रखा है 7 प्लस डब्ल्यू सी तुम्हें कितना दे रखा है, ये तो तुम्हें निकालना ही है, अपॉन में कितना आ गया 2। अब जब 2 को आप इधर भेजोगे तो 15 2 कितना हो गया 30 है ना, 30 इज इक्वल टू कितना आ गया 7 प्लस का कितना आ गया डब्ल्यू सी। अब 7 प्लस का इधर इधर भेजो कैसा हो जाएगा माइनस, यानी 30 माइनस 7 करो कितना आ जाएगा 23 आएगा। ठीक है, 11 नहीं आएगा। जिन बच्चों ने 11 का उनका आंसर गलत है, तभी कहते हैं ठीक से पढ़ा करो और थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं किया करो। ठीक है, आराम से देख के धीरे धीरे लगाओ, कोई जल्दबाजी नहीं। चलो अगला क्वेश्चन पढ़े। यस सर। चलो जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ठीक है, और जो बच्चे चैट कर रहे हैं चैट करो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे बोलने में दिक्कत हो रही है अपना चैट कर दो। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉदर मेयर कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जिन बच्चों को लॉदर मेयर कर्व पता है वो इसका आंसर बता देंगे, जिन बच्चों ने सिर्फ इसलिए ऐसे करा कि अरे चलो छोड़ो हटाओ क्या करेंगे नोट करके क्या करेंगे, जिन बच्चों के पास नोट है देख के तुरंत बता देंगे कौन सा इनकरेक्ट है, और जिन्होंने नोट नहीं किया, जिन्होंने सोचा चलो बाद में कर लेंगे कि नोट्स तो आ ही जाएंगे, वो नहीं बता पाएंगे। जल्दी से बता दो इनमें से करेक्ट कौन सा है, करेक्ट कौन सा नहीं है। कनिष्का बेटा आप कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो, जो अभी मैंने पूछा सेकंड वाले का, सर ए। कौन सा बता रहे हो बेटा, सर ए। ए इनकरेक्ट बताना है। देखो क्वेश्चन कायदे से पढ़ो, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉदर मेयर कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, मतलब आपको गलत स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। पहला देखो क्या है, पढ़ो के देखते हैं। चलो कह रहा है कि द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी विद ऑक्युपाई द सेम पोजीशन इन द कर्व। सिमिलर प्रॉपर्टी जो है उन्होंने सेम पोजीशन ऑक्युपाई की, ये तो बात सही है ना, ये तो बात करेक्ट है, तभी तो एक साथ रखा गया। इधर देखो एक बार कर्व देखते हैं। चलो इधर कर्व देखो एक बार, देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तभी तो एक लाइन में रखे गए हैं, है ना। चलो अगला देखते हैं। पहली बात सही है, ठीक है, पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है एल्कलाइन अर्थ मेटल आर एट द पीक्स ऑफ द कर्व। बताओ ये बात सही है कि नहीं है, बताओ जल्दी बताओ। कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया सर 2 वाले का, ऑप्शन बी 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 बोल रहे हैं बच्चे। ठीक है, तुषार कनिष्का अंजना ये सब लोग बी बता रहे हैं। सर डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। कौन सा बेटा डी वाला, सर सी और डी तो करेक्ट है सर। सी और डी करेक्ट नहीं है। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एल्कलाइन करेक्ट है। अच्छा ठीक है, इधर देखो कह रहा है एल्कलाइन अर्थ मेटल आर एट द पीक ऑफ द कर्व, एल्कलाइन अर्थ मेटल। लेकिन अगर आप ध्यान से कर्व देखो एक बार, कर्व पे चलो, देखो ये जो कर्व पे पीक पे कौन से रखे हुए हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है क्या, ये कौन सा मेटल है। बिल्कुल सही बात है, इधर देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये तो एल्कली मेटल है ना, ये तो एल्कली मेटल है। एल्कलाइन अर्थ मेटल तो यहाँ पे रखे हुए हैं डिसेंडिंग में, ये देखो डिसेंडिंग जो कर्व है इसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल रखे हैं, जो टिप पे रखे हुए हैं जो पीक पे रखे हुए हैं वो तो तुम्हारे एल्कली मेटल है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका
सही हो गया, ठीक है। हमें इनकरेक्ट बताना था, यही इनकरेक्ट है। देखो ये कह रहे हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल आर एट द पीक ऑफ द कर्व, जबकि ऐसा नहीं है। पीक पे कौन से है? पीक पे एल्कली मेटल है। तो आपको बताना था इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा, तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। चलो जल्दी से अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया सबका, समझ में आया सबको? सिमरन Yes, sir. ऑप्शन डी नहीं बेटा, ऑप्शन डी तो सही है, ऑप्शन डी भी सही है, और ऑप्शन बी जो है, हाँ बी बी वाला जितने लोगों ने बी बताया उनका सबका सही है, ठीक है। देखो सी पे क्या कह रहा है, कह रहा है हेलोजन्स आर एट असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। ये बात बिल्कुल सही है, देखो ना एक बार कर्व देखो, कर्व देखो, असेंडिंग पार्ट, ये देखो ये असेंडिंग है ना, नीचे से ऊपर जा रहा हो, ये वाला असेंडिंग है, ये असेंडिंग है, फिर ये असेंडिंग है, तो असेंडिंग में तो हेलोजन रखे गए, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बात सच है, ठीक है। डी वाला क्या कह रहा है, द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट इज इन अ पेरियड इनिशियली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। ये बात सही है बेटा, पहले डिक्रीज होता फिर इंक्रीज होता, ये सही है, ये भी सही है। मतलब आपका इनकरेक्ट बताना, इनकरेक्ट ऑप्शन ये वाला बी वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बेटा आप लोगों को पेज सही से दिख रहा है? Yes, sir. चलो कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर लॉदर मेयर। देखो उसी के लिए फिर से क्वेश्चन आ गया, कह रहा है लॉदर मेयर के लिए बताओ कौन सा इनकरेक्ट है। ये आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, इसीलिए हम कह रहे हैं खूब ध्यान से पढ़ो, पढ़ो जल्दी इसका आंसर बताओ। चलो थर्ड वाले का आंसर बताओ, सब लोग ट्राई करो, हम नहीं बताएंगे आपकी। और आपसे ये चीज ध्यान से पढ़ा करो, यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है कौन सा है, ठीक है। तो इनकरेक्ट बताओ जल्दी से कौन सा होगा। कनिष्का सी वाला इनकरेक्ट है। सी वाला कौन सा है, हेलोजन्स वर प्रेजेंट ऑन द डिसेंडिंग कर्व, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही है। किसने आंसर दिया था? कनिष्का ने शायद, कनिष्का शिवानी, हाँ बिल्कुल सही बेटा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्यों हेलोजन जो है वो कहाँ रखे हुए हैं, वो तो असेंडिंग में रखे ना, ये क्या कह रहा है डिसेंडिंग में। अच्छा कनिष्का बताओ डिसेंडिंग में कौन सा रखा हुआ है, डिसेंडिंग में क्या रखे हुए हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल रखे हुए हैं डिसेंडिंग में, है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि बताओ हेलोजन्स वर प्रेजेंट ऑन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में हेलोजन नहीं है, हेलोजन है असेंडिंग में, और डिसेंडिंग में कौन से? एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लो, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। जिन बच्चों का थर्ड वाला हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तुम्हें बताना इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो बार बार तुमसे कह रहा है इज नॉट करेक्ट, जल्दी देख के बताओ, बता सकता है कोई कौन सा करेक्ट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आंसर आओ, बताओ बेटा। आकांक्षा ए इनकरेक्ट बताना, इनकरेक्ट, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा करो, कह रहा है इनकरेक्ट बताओ। सी आंसर आने लगे, कनिष्का का आ गया सी, और बताओ। शिवानी सी बता रही है, ठीक है। आकांक्षा बेटा आपका ए नहीं होगा, है ना, ठीक से पढ़ो क्वेश्चन। सुधांश बता रहा है सी, ठीक है। अंश सी, शिवानी डी नहीं होगा बेटा, देखो अच्छा चलो एक बार देख लो। अंश चौहान सी, दीपल पलक सी। चलो देखो अब एक चीज समझो, देखो पहली बात तो लिथियम और क्या कह रहा है मैग्नीशियम, अगर आप लोगों अभी आपने क्योंकि नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा, बट एक्चुअल में लिथियम और मैग्नीशियम जो होते हैं, अगर आपने स्कूल में पढ़ा तो आपको पता होगा, लिथियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप देते हैं, जस्ट बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, ये गलत नहीं है, सही बात है। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, लिथियम सोडियम पोटेशियम फॉर्म्स अ डॉबर नियर ट्राइड, ये भी बात सही है, क्योंकि डॉबर नियर का जो पहला ट्राइड है वो कौन सा है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, यही तो इनका पहला ट्राइड है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, ये पहले इसका आयुपैक देख लो। इसका कह रहा है किसका आयुपैक, कह रहा है आयुपैक नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग 1 1 2। देखो अगर आपको पता नहीं है, वैसे तो हम पढ़ाएंगे, बट फिर भी एक बार आप देख लो। 1 को यूनिटी को क्या लिखते हैं हम लोग, अन लिखते हैं, ठीक है, अन। 1 को क्या लिखते हैं, अन मतलब यू, देखो अन ऐसे लिखेंगे ना, एन, तो अन का यू लेते हैं। फिर से 1 आ गया, फिर से 1 को क्या लिखेंगे, अन, मतलब फिर से इसका यू ले लेंगे। और 2 को क्या लिखते हैं, बाई, तो बी का क्या ले लेंगे, बाई का ले लेंगे बी, यानी कि यू बी, तो ये इसका करेक्ट आयुपैक नेम है, ठीक है। तो अब ये वाला देखो, कह रहा है इन द लॉदर मेयर कर्व एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्युपाई द असेंडिंग पोजीशन। फिर से अभी हमने क्या बताया था, डिसेंडिंग पोजीशन पे एल्कलाइन अर्थ मेटल है, असेंडिंग पे नहीं, यानी कि करेक्ट बताना था, इनकरेक्ट यही है, ठीक है। क्या कह रहे हो बेटा? यस सर। सर मेरा नेट खत्म हो गया है, इसलिए मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, हम भी क्लास एंड ही कर रहे हैं बस, ठीक है। ओके सर, बाय, गुड बाय बेटा। देखो एक लास्ट कर, ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क है, ये करके लाना, चलो सब लोग नोट कर लो, ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन कल की क्लास में तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन
जल्दी से नोट करो और ये इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, चाहे नोट करो दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये आप हमें कल बताना इसका आंसर क्या है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है? Yes, sir. सर हो गया सर। हो गया सबका नोट? यस सर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट कर लो, ठीक है? हो गया सबका नोट? यस सर Yes, sir. की क्लास रखेंगे मॉडर्न जो इंटरेस्टिंग चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, ठीक है? चलो ठीक है फिर, सर बाय गुड बाय नाइट बेटा, सर। बाय, गुड नाइट बेटा, बाय।